हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज की हमारी अगली अध्याय है अध्याय नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, चलिए देखिए। दो चर क्या होते हैं जी? चर जो ए से जेड तक संख्याएं होती हैं, जो अक्षर माफ कीजिए, जो ए से जेड तक अक्षर जो होती हैं उनको हम चर कहते हैं। जो गिनती वाली होती हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। तो दो चर यानी कोई इसमें दो चर ले लीजिए, एक्स या वाई, जो आपकी इच्छा, आप कुछ भी ले सकते हैं, एल एम पी की कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है जी। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण जिसकी घातों की संख्या, किसकी? चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। चर वाले रैखिक समीकरण घातों की संख्या हमेशा एक होती है, पर उसे लिखा नहीं जाता है, उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। कोई पूछे रैखिक समीकरण क्या है तो सीधे कहिएगा जिसकी पावर की संख्या हमेशा एक होती है पर लिखी नहीं जाती है। जैसे में देखिए यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है। ठीक है। युग्म क्या होता है? युग्म जोड़ा होता है जी। क्या होता है? जोड़ा। ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म, आप इसकी परिभाषा समझ गए जी। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, जब भी एक्स वाई कोई दो चीज देगा, एक्स वाई कोई चर देगा, तो हमें इन चर में ना इन दोनों का मान निकालना होता है। ठीक है, इसका और इसका मान निकालना होता है। वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे x और y दो अज्ञात राशियों के समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 के कई हल होंगे। आप यहाँ से कितना भी हल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लीजिए x बराबर कुछ भी मान सकते हैं। देखिए, x बराबर मैंने 1 माना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x बराबर क्या माना? 1। जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो y का मान निकालूंगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया, क्या बचा? 3। देख रहे, यानी कि मैं x के स्थान पे कोई ना कोई एक नंबर ही तो मानूंगा। चर क्या होता है? कोई नंबर होता है, लेकिन उसको नहीं पता है तो जो अज्ञात राशि में लिखा जाता है अचर पद, चर पद में। और हमें क्या ज्ञात करना था? कोई नंबर यानी कि कोई अचर पद ज्ञात करना होता है। ये सिंपल है। ठीक है, इसलिए यहाँ ना कोई एक मान हम मानेंगे और उससे क्या होगा? दूसरा पद को हम ज्ञात करेंगे। यही इस चैप्टर की पूरी कहानी है और इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है जी। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसकी टॉपिक में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आगे, दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। इसके कैसे होंगे? दो चर में इसके युग्म कैसे बनेंगे? इसके पहले की वीडियो हमने बहुपद में जब हम पढ़े थे तो वहां पर भी एक मानक रूप, ये इसके मानक रूप है जी। पहले समझ लीजिए, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? इसके मानक रूप है। ठीक है, अब मैं आपको एक पेपर के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास कोई चर हो गया, ये हो गया 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, ये मेरे पास एक चर हो गया। मैंने एक और चर लिया 3x 5y बराबर 10। कितने चर हो गए? दो। एक दो समीकरण मिल गए, दो हो गए। अब मैं जब इसका मानक रूप लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? एक का तो एक ही होता है, दूसरा का दूसरा ही होगा ना। तो मानक रूप कैसे लिखे? इसका जो मानक रूप होता है, इसको बात को समझिए क्या होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका भी वही होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अंतर क्या है ना, ध्यान से देखिएगा। जो पहला समीकरण होता है ना, इसको हम 1 मानते हैं। a के पावर 1 है, p के पावर 1 और c के पावर 1। क्यों? क्योंकि ये पहला हो गया। ये दूसरे को हम 2 करते हैं, a के पावर a2 प्लस p2 प्लस c2। बहुत सिंपल है, तो इसको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसका मान लिखूं, इन दोनों का मान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में कि a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, मैं समझाने के तौर पर, यानी कि इन दोनों समीकरणों का मैं तुलना कर रहा हूँ मानक रूप में। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ a बराबर लिखूँ, यहाँ a बराबर a1 बराबर, तो क्या है? ये सभी वास्तविक संख्या, जितना भी ये a b c दिखा है ना जी, ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है जी, नंबर ही होता है वहां पर। ठीक है, तो अब देखिए a1 मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है जी, b1 5 दिया है, c1 क्या मानेंगे आप? ये बात यही मैं समझाना चाहता हूँ आपको। c1 क्या लेंगे? याद रखिएगा, ये जब ये बराबर के इधर है ना, तो c1 जब भी लीजिए, जैसे बराबर के इधर आया था तो इसको इधर करेंगे, यानी कि इसको
हम बाया पक्ष में लाएंगे। तो इसमें आप देखिए, जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता हमेशा प्लस में होता है, जब भी इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो C1 बराबर यहाँ लिखिएगा -8, इस बात को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा -8, यहाँ क्या हो जाएगा C2 बराबर -10, ऐसे C2 बराबर -10। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ गुण हैं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती और समांतर रेखाएं क्या होती है उसको हम समझते हैं एक विस्तार के तौर पे, ठीक है। मैं इसको चलिए मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, संपाती क्या है और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है और उसका हल कैसे होता है, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप ये मानक रूप समझिए जी, इन दोनों के ये मानक रूप हैं, ठीक है। और इस मानक रूप को कैसे लिखा जाता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसको ऐसे लिखा जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अब ये बराबर जो है ना, इसमें कुछ लॉजिक होता है, वही लॉजिक में यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान, प्रतिच्छेदी रेखा है, पहला यही होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है जी, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वो रेखाएं जो एक बिंदु पर वो रेखाएं जो एक बिंदु से होकर जाती हैं, ये एक बिंदु हो गया, इसे दो रेखाएं कट के जाती है, इसी को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो आप क्लास कक्षा 9 में बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके होंगे, ठीक है। यही प्रतिच्छेदी रेखा है, इसमें और कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, इसके माध्यम से मैं कहूं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो मान निकलता है इस मानक रूप में वो क्या होता है, तो ये वहां पे होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, जब ये एक बिंदु पे कट रहा है ना, तो ये जो है एक ही बिंदु पे कटना नहीं चाहिए, ये नहीं कटना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा यहाँ कट रहा बात अलग है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये A1, मान लीजिए मैं A1 बराबर, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए A1 बराबर 2 दिया है, A2 बराबर 5, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक। और ये बराबर हो गया B1 बराबर यहाँ पर 3 हो गया और B2 बराबर यहाँ 4 हो गया। तो क्या ये जो है A1 का मान, क्या ये समान है? देखिए तो कहीं से आपको समान नजर आ रहा है? नहीं है ना। तो ये हमारे, इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है, और ये एक अद्वितीय हल है, और इसका हल हमेशा एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। आपको ये बात समझ में, क्योंकि ये पहले ही जब आपस में नहीं मिल रहे हैं तो ये क्या आगे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सिंपल है जी, ठीक। जब ये पहले ही आपस में नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा नहीं, तो ये कौन सी होगी? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब हमारी बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है जी। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और टॉपिक क्या होता है, मैं अब आगे देखिए, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी जी। दूसरा देखिए क्या होता है इसमें, सेम यही होता है, मैं इसी पे समझा दे रहा हूँ। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होगा ना, तीनों मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये मैं समझा रहा हूँ आपको संपाती, दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है संपाती, है ना, संपाती रेखाएं। ठीक है जी। ये देखिए पूरा गर्मी से भीग जा रहा है। ये संपाती रेखाएं क्या होती है? संपाती रेखाएं का मतलब होता है कि ये हमेशा आपस में, देखिए यहाँ पर जैसे ये मैं ले लेता हूँ A/1, ये हो गया A/2। ठीक है। मैंने क्या किया, इसका मान जो है मैं लेके चलता हूँ 2/4, A1 बराबर 2/4। ठीक है। B1 और B2 मैंने इसका ले लिया 3/6। ठीक है। C1/C2 मैंने इसका ले लिया 4/8। इसमें लॉजिक क्या है? देखिए 2 एकम 2 दूना 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसका मतलब क्या है, जो A है वो B भी है, और जो B है वो C भी है, यानी कि तीनों ये क्या है, समान है। तीनों क्या है, समान। अगर तीनों समान तो इसको संपाती रेखाएं कहेंगे। कौन सी रेखा है? संपाती रेखा। और इसी को हम बोलते हैं संगत। संगत। ठीक है, इसी को हम कहेंगे संगत। एक और बात याद रखिएगा,
इसको संगत एक और मेथड से कहा जाता है। कब कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, जब मैं अभी जब अगर ए इस बी से न मिले, यानी कि यहाँ पर न मिले और फिर बी अगर सी से न मिले, तब भी ये संगत ही होता है। अगर मिल जाए तो संगत है, अगर नहीं मिलता, ये तीनों आपस में नहीं मिलते, फिर भी क्या है, संगत है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगला क्या है हमारे पास। अगला हमारे पास है समांतर। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है और इसके अनेक हल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जब भी इसका ग्राफ खींचेंगे ना, इस समबाहु रेखा का ग्राफ खींचिएगा तो इसके जो बिंदु जो होंगे एक ही रेखा पे, मतलब इसी पर सारे बिंदु इसी पर आएंगे। ठीक है, कोई पूछेगा कि समबाहु रेखा के बिंदु कितनी रेखाओं पे आएंगे, तो आप सीधे कहिएगा आप इसके बिंदु जो होंगे एक ही रेखा पे सारे बिंदु इसके आएंगे। इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं जो समान होती है। समान का मतलब, समांतर रेखाएं नवी कक्षा नवी आप पढ़े हैं, दो रेखाएं जो एक दूसरे से बिना टच किए जाती हैं, उसी को कौन सी रेखा बोली जाती है? समांतर रेखाएं। ठीक है, इसमें भी दो चीज का होता है। इसमें क्या होता है वैल्यू देखिए, इसमें मान लीजिए A1 और ये A2 बराबर में ले लिया 2/4। ठीक है, फिर B1 और B2 मैंने ले लिया 3/6। फिर मैंने C1 और C2, यहाँ पर ये C1 है, C2 मैंने ले लिया 5/7। इसका क्या मतलब है, ये A1 और A2 तो मिल रहा है, 2 एकम 2 2 दूना 4, 3 एकम 3 3 दूना 6, ये तो दोनों मिल रहा है। A1 A2, A1 जो है B1 से मिल रहा है और A2 जो है B2 से मिल रहा है। बट B2 जो है C2 से नहीं मिलेगा, B1 जो है C1 से नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम समांतर है। ठीक है, क्या कहता है? समांतर है। यानी कि आप ये अगले वाले पॉइंट से तो मिल रही है, उसके बाद आगे वाले पॉइंट से नहीं मिलती है। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो उम्मीद होगी आप ये हमारी बात समझे होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ और ये प्रश्न बनता भी है। एक और बात याद रखिएगा कि जब भी ये तीनों अगर आप प्रश्न पूछेगा, और एक और बात, ये असंगत होता है, ये हमेशा असंगत होता है और ये संगत होता है। ठीक है, ये असंगत होता है, जब नहीं मिलता तो ये असंगत होता है। ठीक है, अब बात ये आएगी ना कि जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, जब भी ये मानक रूप रखेंगे ना, मानक रूप, आज में यही तीन प्रश्नों को पूछा जाएगा कि क्या संगत है, क्या असंगत है। कोई आपको प्रश्न दे देगा, आप प्रश्न पूछेगा, आप बताइए क्या ये समपाती रेखाएं हैं, कि समांतर रेखाएं हैं, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बस इसी माध्यम से आपको नंबर रखना है, नंबर के माध्यम से निकाल के आपको इस फॉर्मूला पर रख के, इस मानक रूप में रख के आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं जी। और ग्राफ भी बनाएंगे तो पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए जी। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, तीसरी टॉपिक। तो उम्मीद होगी परिभाषा आप समझे होंगे। अगर कभी भी डाउट होगी, थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे का करने के बाद जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं अपना आज का। तो लिखिएगा जी, मान लीजिए पहले ठीक है, बताओ और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु X और Y वर्ष है। ठीक है जी, ये मान लेना आपको। पहले आफ्ताब और फिर उसकी पुत्री की आयु मैंने मान लिया। क्या पहले जो देता है उसको x मान लीजिए, जो दूसरी चीज होती है उसको y मान लीजिए। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप चाहे तो आफ्ताब को y मान लीजिए, पुत्री को x मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। ठीक है, जब हमने x और y वर्ष मान लिया है तब प्रश्न में क्या लिखा था, 7 वर्ष पूर्व जी। ठीक है, तो उसको लिखिए यहाँ पर नीचे, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष
पूर्व आफ्ताब की आयु अब बताइए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी। पूर्व मतलब पीछे x-7, क्योंकि वर्तमान आयु तो x माने हैं हमने, तो पीछे क्या होगा x-7। ठीक है, और वर्ष, ठीक है जी। और पुत्री क्या होगा, और उसकी पुत्री की आयु x-7 वर्ष, दोनों कीजिए। ठीक है, यहां तक जी कोई दिक्कत। अब इसका क्या करेंगे, देखिए अब हमें दिया है, अब यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई मिल गया और ये जो चीजें जो समीकरण जो बनाना है हमें वो भी मिल गया, क्योंकि एक हमारा आफ्ताब का, दूसरा जो उनकी बेटी का, तो एक तरफ से समीकरण हमारा ऐसे बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। ठीक है, दिखाई दे रहा था जी, प्रश्नानुसार x-7 ये आफ्ताब का हो गया। ठीक है जी, बराबर कितना गुना था जी, 7 गुना। कितना, 7 गुनी, 7 गुनी आई थी जी। मैंने आपसे पहले कहा था मल्टीप्लाई किस में करेंगे, तो छोटे वाले में। छोटे वाला कौन था जी, उनकी बेटी। माफ कीजिए, यहाँ पे y वर्ष लिखना है, हम गलती से वहाँ x कर दिए, y-7। ठीक है, 7y-7। तो यहाँ तक आपको समझ में आया जी कि आफ्ताब की जो पुत्री है 7 वर्ष पूर्व पहले उनकी जो आयु थी x-7, और पुत्री की भी x-7 y-7, और कितनी गुनी थी, तो 7 गुनी थी। ठीक है ना, 7 गुनी, तो छोटे वाले में मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। चलिए, ये हो गया x-7 बराबर क्या हो गया, 7y और 7 49। ठीक, अब इसका हम समीकरण बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर x हो गया, ये देखिए इस y-7y को इधर लाएंगे तभी तो बनेगा, तो इसको ए किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो जी माइनस में हो जाएगा। 7y अभी देखिए माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ रखिए, यहाँ पर इसको लिखिए, यहाँ माइनस में ही रहेगा, और ये किस में है, प्लस में, तब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +7। तो क्या बचेगा हमारे पास, x-7y, इसको घटा दीजिए जी, कितना आएगा आपके पास, 42। क्या आएगा, -42। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इसको आप समीकरण नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, तो ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। समीकरण ऐसे ही बनता है जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक क्या थी इसमें, जब हम आगे पढ़े थे क्या आया था, यहाँ ध्यान दीजिए। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आय क्या रहूंगा, 3 वर्ष बाद, इनके तीनों में दोनों में जोड़ेंगे। 3 वर्ष बाद कह रहा है ना, यहाँ पे 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो दोनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे जी। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे लिखिएगा 3 वर्ष बाद यहाँ पर। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी जी, x+3। ठीक, वर्ष, और पुत्री क्या हो जाएगी,
पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। ठीक है जी। अब यहां पर भी लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा हमें दिया है वैसा लिख लेंगे जी। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा जी, x प्लस 3, ठीक है, ये हो गया आपका ये बराबर x, और ये माफ कीजिए 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ y माइनस 3 यहाँ पर लिख देंगे जी। ठीक है, अब चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो गया, x प्लस 3 बराबर 3y, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9। अब इसका आप समीकरण बनाइए जी, ये x प्लस, ये प्लस में इधर आएगा जी, माइनस में बराबर -9, ये इधर आएगा तो -3, कैसे प्लस में तो इधर आएगा तो -3 हो गया। तो हमारे पास क्या बना, x माइनस 3y बराबर माइनस 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 लेके नंबर जोड़ता है जी। इस समीकरण नंबर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समीकरण नंबर 1 मिल गया, यहाँ समीकरण नंबर 2 मिल गया। अगर हमसे ये पूछा होता है कि आफ्ताब की आयु कितनी है, पुत्री की आयु कितनी है, तभी भी हम इस समीकरण में और इस समीकरण में तुलना करते हैं। ठीक है, पर हमें यहाँ तुलना नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें ग्राफ पे रखना है। तो ग्राफ पे रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बिंदु को निकालना पड़ेगा। ठीक है, निर्देशांक बिंदु उसी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं, इसकी बिंदु निकालने के लिए इस समीकरण में से हम आपको क्या बताए थे, अगर इसकी बिंदु निकालनी है तो ध्यान समझिए। मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर समीकरण 1 से बिंदु निर्देशांक बिंदु निकालने पर यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ। समीकरण 1 से निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने पर, निर्देशांक बिंदु क्यों निकालना है, क्योंकि वो ग्राफ में दिखाना है, तभी तो निकाल पाएंगे। समीकरण 1 से, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 तो यही है, तो यहाँ पर लिख लीजिए x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, जब भी आपको निर्देशांक बिंदु निकालना होगा तो इस x और y में से किसी x पक्ष को दूसरे पक्ष में भेज देना। या तो आप इसको भेजिए या तो आप इसको भेजिए, जिसको आपको भेजना है, जिसको आपको आसान लगे उसको भेजिए। लेकिन मैं कहूँगा जो सिंगल है उसको रखिए और इन दोनों को भेज दीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 से, है ना, समीकरण x यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x को, तो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में, और यह हो गया हमारा 22। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर y का ऐसा मान लूंगा, ठीक है ना, जिससे x का मान निकल जाए और y का ही मान निकल जाए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा माना, है ना, माना y बराबर, मैं अपने मन से जो मानूंगा वो मान सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना है आपको, इस y के स्थान पे ना, ये जो y है ना, इसके स्थान पे कभी भी आपको बड़ा नंबर नहीं लेना है। बड़ा नंबर का मतलब ये नहीं कि आप 1/2 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 8 लीजिए। अगर ये सब लेंगे तो इतना बड़ा आपका लंबा बिंदु निकलेगा ना, उसको खींचेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो जितना हो सके उतना छोटा बिंदु आपको लेना है, एकदम छोटा बिंदु लेना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, और आपसे जितना बिंदु का है उतना बिंदु निकालना। ये देखिए पसीने का हाल। ठीक है, चलिए हम इसको निकालते हैं। सबसे छोटा बिंदु क्या लेना, तो माना y बराबर, सबसे पहले आप 0 ले लीजिए, बिंदास होकर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है, जीरो लीजिए चाहे जो मत, हम तो यही कहेंगे सबसे पहले आप जीरो लीजिए, जीरो लीजिए। ठीक, एक आप एक ले सकते हैं, दूसरा -1, 3 अंक तक निकालिए आराम से। मैंने y बराबर क्या रखा, 0, 1 और -1। ठीक है, अब देखिए इसका मान कैसे निकलेगा, मैं आपको एक पेपर के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, माना y बराबर 0, तो ये हमारे पास क्या था संख्या, हमारे पास ये समीकरण क्या है, x बराबर दिख रहा है जी 7y - 42। अब y बराबर क्या रखेंगे 0, तो ये हो गया हमारा x बराबर 7, y बराबर क्या है 0, तो यहाँ मैं 0 रखूंगा, और ये क्या हो गया हमारा 42, तो ये 42 हो गया। ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 क्या निकला हमारे पास 42। ठीक, क्या निकला 42, ये x का मान निकल गया। एक काम कीजिए, यहाँ ना x का मान 42 आ गया ना, इसको और छोटा करिए। पता है मैं क्यों छोटा करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ग्राफ खींचोगे ना तो 42 कहाँ तक ले जाओगे जी, 1 2 3 4 5 करते करते एकदम लंबा तक लेके चले जाओगे, जो अच्छी बात नहीं है। और इसको छोटा कीजिए, छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y का मान को बढ़ाएंगे, किसको, इस y को मान को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुकिए, अगर मैं इसको 5 से 35 यहाँ 5 मान लूँ तो 5 7 7 5 35, और 35 में से 42 कटेगा तो 7। हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप क्या कर लीजिए, 5 मान लीजिए, थोड़ा इस समीकरण को जो है ना इसके हिसाब से देकर मानिएगा जी। ठीक है, तो ये मैं 5 मान लेता हूँ, पहले 5 ही करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो क्या रखेंगे, x बराबर y की जगह पे 5 - 42, x बराबर क्या होगा 7 5 35 - 42, x बराबर क्या आ गया हमारे पास -7। क्या है जी, x बराबर -7। इसी तरह रख के आपको यहाँ मैंने 5 मान लिया, एक और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 मान लूँ, 6 तो 7 6 42 में से 42 घट जाएगा 0, आइए बहुत बढ़िया, यहाँ पे ले लीजिए 6 आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 तो 49 घटाएंगे तो प्लस में 7 आ जाएगा हमारे पास, ये ठीक है। ये हमारा तीनों क्या है, y का मान है। किसका मान है, y का। कैसे निकालें, फिर में समझिए ध्यान से। 5 y बराबर 5, तो यहाँ पर 5 रख दिया, तो 5 7 35, 42 में से 35 गया, क्या बचा 7, है ना जी, क्या बचा 7। 7 तो किसका मान है, x का, तो वो कहाँ लिखेंगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे कोष्टक बनाऊंगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा मैं कोष्टक बनाऊंगा। ये हो गया 1 2 3, ज़्यादा लंबा हो गया जी, उसको आप सही कर लीजिएगा। सबसे पहले भुज लिखा जाता है, फिर कोटि, इसको भुज इसको कोटि बोला जाता है। y का मान क्या माने थे 5, क्या माने थे 5। जब y के मान 5 माने थे तो x बराबर क्या आता -7, तो -7 को यहाँ लिखिएगा। ठीक, जब 6 माने हैं तो y बराबर 6, 7 6 42 में गया तो क्या, तो x का मान क्या बचा 0, 7 7 49 घटाएंगे तो क्या आएगा जी 7, ये हमारा 7 आ गया। ये हमारा x का मान हो गया, ये हमारा y का मान हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका कोई ना कोई नाम तो होगा, तो मैं यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे देता हूँ a। ठीक है, ये वाला a, इसका मैं b और इसका मैं c दे देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब हम आएंगे समीकरण नंबर 2 से, ये 1 से हो गया, अब फिर 2 से निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ये आप लिख लीजिएगा, निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने पे ऐसे। ये देखिए, ये पूरा गीला हो गया, देख रहे हैं जी आप लोग। चलिए, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, क्या था मेरे पास, x - 3y बराबर 12, तो 3y को उधर भेज दीजिए, तो प्लस में हो गया, और ये -12। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर y का मान रखूँगा, माना, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भेजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। माना y बराबर, मान लीजिए यहाँ पे क्या मानेंगे, सोचिए आप, अगर आप इमेजिन करिए
यहाँ पे ये देखिए छोटी सी यहाँ गलती, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ठीक है, तो माइनस बार ये भी ठीक है। पर ये ये देखिए 3y और ये प्लस में है ना, यहाँ पर ये देखिए छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, तो ये भी 3 3 का नाम प्लस वाई हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हम लोगों से हुई है, ठीक है। चलिए इसको सही कर लिया हम लोगों ने। मैंने वो देख रहा था ऊपर से कहीं गलत नहीं हो रहा है ना, वरना फिर जब निर्देशांक बिंदु रखेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी जी। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अब 6 कर लीजिए, यहाँ पे 6, अब यहाँ पर मान रखिए। अगर मैं y बराबर 1 रखूँगा तो 3 एकम 3 और 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये बहुत ही ठीक है। चलिए तो मैं y बराबर क्या रखता हूँ, पहले सबसे पहले एक काम करिए -1 रखिए। यहाँ पर आपको जो इच्छा आप वो रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 0 मत रखिए, क्यों, मैं देखिए बता रहा हूँ। यहाँ से आखिरी बिंदु कहाँ तक जाएगी, 7, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 7। तो नीचे वाला जो बिंदु निकालिएगा ना, ऐसा निकालिएगा कि 7 के अंदर ही रहे। जितना छोटा लेंगे उतना छोटा ग्राफ बनेगा, उतनी बेहतरीन सवाल बनेंगे। ज़्यादा लंबा सवाल करने से कोई फायदा नहीं होता, नंबर सेम मिलता है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं अगर -2 लेता हूँ तो 2 3 6 घट जाएगा, बहुत बढ़िया, 0 आ जाएगा। 3 लेकर देखते हैं, 3 लेकर क्या होगा, मैं -3 तो 3 3 का 6, कितना बढ़िया सवाल है जी। यहाँ पर देखिए ये हो गया, y बराबर इतना इतना, ठीक है, लेने पर, ठीक। अब इसको निकालिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाल कर दिखाऊंगा। क्या मैंने मारा है, x बराबर -3y बराबर +6, माफ कीजिए, +6, y बराबर -1। तो यहाँ x बराबर यहाँ लिखिए और ये तीन, ये कहाँ से लगा दे रहा हूँ मैं, -1 + 6, 3 एकम 3 + 6 घटेगा तो क्या आएगा, 3। यानी कि x बराबर क्या मिला, 3, और y बराबर क्या मिला जी आपको, -1, क्योंकि 1 रखे हैं यहाँ पर, ये आपका 1 आ गया। तो यहाँ मैं आप बना दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। तो y बराबर क्या, -1। तो क्या निकला हमारे पास, क्या मिला, x का मान 3। अभी मैं 2 पे रखूंगा तो 2 3 6, तो घट जाएगा तो क्या मिलेगा, y बराबर x बराबर मिलेगा। मैं y बराबर तो मैंने -2 रखा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी, 0। आप ये समझ रहे हैं ना, ये कैसे मैंने निकाला है, कन्फ्यूजन मत होइएगा जी। आप वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा, इसमें आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। तीसरा मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर x बराबर -3, ठीक है, और ये 3 हो गया। y के स्थान पे क्या रखेंगे, -3, तो मैं यहाँ पर -3 रख दे रहा हूँ, +6। x बराबर 3 3 के कितना हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, -9 + 6, तो x बराबर क्या बचा, -3। तो ये जो x बराबर -3 निकला है ना, इसको पहले यहाँ रखेंगे हम, -3, ये हो गया, ठीक। और x बराबर क्या मिला हमारे पास, सिर्फ -3, नहीं, दोनों का मान क्या हो गया, -3। तो ये हमारी रही निर्देशांक बिंदु जहाँ तक निकाले हैं, और इसका मैं रखता हूँ नाम DEF, ठीक है जी। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, यहाँ पर अतः समीकरण ऐसे लिखना है, ठीक है। 1 से प्राप्त बिंदु, जो हमारे पास प्राप्त बिंदु है उसको
ये वाला जो है ना ए बी सी, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। और समीकरण 2 से, ठीक है ना, ऐसे प्राप्त बिंदु डी ई एफ को ग्राफ पर आलेखित करने पर, ग्राफ पर आलेखित करने पर, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अब चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद होगी कोई बात इसमें डाउट नहीं होगी। आपको इस तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ग्राफ निकालना है तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा जी। इस बात को याद रखिएगा। एक और बात, ये प्रश्न पेपर में नहीं आता है, ज़्यादा घबराने की चिंता नहीं है, ठीक है। चलिए हम ग्राफ पे रखते हैं इसको। तो ये रहा हमारा प्रश्न और इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। अब इसमें चल रहे हैं ग्राफ पे रखने के लिए। ग्राफ पर रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लाइन खींचेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके हाथ में एक्सेल होना चाहिए, जिसको इंची कहते हैं, हिंदी भाषा में इंची कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन खींच लेना है। लाइन कैसे खींचना है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ विस्तार रूप से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कैसे। यहाँ पर देखिए 7 अंक तक यहाँ तक आपको जाना है। प्लस में है तो मैं पहले खींच के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्केल रखना है सीधा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ये आपका बिंदु है, पॉइंट बिंदु ये वाला, ठीक है। अगर टेढ़ा भी होगा तो माफ कीजिएगा जी। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ये रेखा खींच दी और ये इधर, सेम होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा तिरछा भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक रेखा खींच दी, इसका नाम होता है एक्स अक्ष, ये होता है -x, है ना। ये होता है y पॉजिटिव वाला, ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है। और ये हमारा होता है जो नीचे वाला, ये होता है माइनस में, ठीक है। अब इसका नियम क्या है तो देखिए, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, बस समझिए। प्रथम होता है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या आता है, पहले नंबर डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ शून्यक होता है, ये हमारा, ठीक है, शून्यक होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से ना जब भी हम इधर पढ़ते हैं दाहिने तरफ हमारा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक इधर बढ़ेंगे। अब कितने अंक तक बढ़ेंगे तो ये आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ये बात को समझिए कि ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ये हमारा प्लस प्लस होता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इधर इस वाले रेखा पे और इस वाले रेखा पे जब भी मैं नंबर यहाँ लिखूंगा तो ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ यहाँ लिखूंगा ना तो ये माइनस प्लस होता है। यहाँ पर ये द्वितीय चतुर्थांश है, क्या हो गया? माइनस प्लस। ये क्या होता है? ये माइनस माइनस होता है, इसको तृतीय बोला जाता है। ये चतुर्थ होता है, इसको प्लस माइनस बोला जाता है। बस आप इतना जान गए तो आप आराम से वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस होता है, यहाँ प्लस प्लस रख दीजिए। यहाँ पर मैं मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 मैंने मान लिया, ये 3 4 5 6 7 तक क्यों गए? यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में, इसलिए 7 तक गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ 7 मान लिए तो यहाँ भी 7 मानेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 तक आएंगे। किसमें? माइनस में आएंगे। -1 -2 -3
-4, ठीक है, -5, -6, -7। हम इधर भी माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना जी। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्राफ। ग्राफ नहीं मतलब ये निर्देशांक बिंदु, इसको जो चिन्ह कहते हैं, ये वाला ये बन गया हमारा, ठीक है। एक तरफ से चतुर्थांश इसको बोला जाता है, ये हमारा बन चुका है। ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसमें x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है। अब नियम क्या होता है, तो नियम कहता है सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं, उसके बाद कोटि को रखेंगे, उसके बाद कोटि को लिखते हैं। भुज कौन x, कोटि कौन y। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, भुज को, फिर कोटि को। ये बात दो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 में आइए आप, क्या देखिए यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले समीकरण 1 में देखेंगे हमारे पास क्या है, ये हमारा 1 है। ए बराबर क्या था, -7 और क्या है 5, क्या है -7 और 5, ठीक है। -7 और 5, चलिए इसको बिल रखते हैं। -7 है और ये इसमें 5, तो भुज में क्या है -7, कोटि में क्या है 5। तो कोटि क्या है प्लस में है और ये भुज क्या है माइनस में। तो यहाँ इधर किधर लिखेंगे जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहाँ आएगा, तो सबसे पहले आपको स्केल लेना है। सबसे पहले भुज, तो पहले भुज को खोजिए, ठीक है ना। क्या लिखा था -7, तो पहले -7 देखिए कहाँ पर, ये रहा -7, यही तो है भुज में -7, यही तो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -7। अब किसको ढूंढेंगे, चलिए तो -7 पर रखिए आर, और किस पे जाएंगे, तो 5 पे जाएंगे। 5 क्या था, कोटि, ये रहा हमारा कोटि, ये वाला। तो ठीक इसके सामने हम यहाँ से लेंगे और इसके ठीक एंगल में यहाँ पर एक हम चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए पॉइंट बिल्कुल ही ठीक है, ये इसके आर्क में होना चाहिए बस। तो ये हमारा एक पॉइंट बनेगा। अभी इसको खींचेंगे नहीं, बस आप समझिए यहाँ पर ए, आप बस यहाँ पर ए लिख दीजिए, ए, और ये लिख दीजिए -7.5, आपका ये एक बन गया, ठीक है। अब दूसरे पे देखिए, इसमें दूसरा क्या कह रहा है, 0.6 कोटि 0 और भुज, माफ कीजिए, भुज 0 कोटि 6। तो चलिए भुज हमारा 0 कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। ये 0 है तो 0 यहीं पर होगा। अब कोटि 6 कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, किधर, ऊपर की तरफ, तो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ हम बिंदु लगाएंगे सीधे। भुज तो हमारा यही हो गया 0, कोटि यहाँ पर हो गया, तो यहीं बिंदु लगा देंगे बस। अब आते हैं अगला पॉइंट, C7 क्या है 7, हमारा भुज प्लस में है 7 और कोटि भी 7 में, तो यहाँ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए, ये प्लस में है तो यहाँ ठीक ऊपर जाएंगे इस बिंदु से, ठीक इसके आसपास में देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट इसके आसपास में जाएंगे इधर से, और हम मान के चलिए इसके भी नीचे देखना है, सेम इसके नीचे भी देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आर्क लगा के मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर नाप ले रहा हूँ इसको भी, ये ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा B। पहले मैं क्या करता हूँ, रेखा खींच लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों को मैं क्या करूँगा, मिला दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए इस बिंदु, ये बिंदु और इस 7.7 बिंदु को मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ। थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मिला देना है और यहाँ पर खींच देना है बस। ये हो गया A का, ये आपका हो गया B का, B हो गया आपका 0.6, ये आपका हो गया C 7.6। यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, 7 पॉजिटिव में ये आपका बिंदु हो गया। अब कोई मेजर करेगा तो कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर है, ठीक है भाई। और ये हमारा 7 यहाँ से देखिए, यहाँ पर मेजर कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर ठीक है और ये यहाँ पर ठीक है,
और ये देखिए ये यहाँ से ये ठीक है, परफेक्ट। उसी तरह हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। तो इस पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 जो हमारे पास था, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 का है। समीकरण नंबर 1 पे क्या था हमारे पास, यही था समाधान। यहाँ पर लिख दीजिए आप x माइनस 7y बराबर क्या -42, ये उसका बिंदु है, बस ये हमारा हो गया। अब हम खींचेंगे सेकेंड वाला, इसको यहाँ पर ऐसे रखिएगा और इस तीर को अब थोड़ा इसको नुकीला बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे। आप इसको थोड़ा फैला रखिएगा, ऐसे थोड़ा इसको रखिएगा क्योंकि चढ़ के अच्छा नहीं लग रहा है। आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारे पास देखिए क्या, तो ये ABC हो गया। अब D पे आएंगे। D 3 प्लस में यानी भुज प्लस और कोटि माइनस में। देखिए यहाँ पर किस में जाएंगे, ये हमारा भुज है, यही तो है, प्लस में कोटि ये रहा -1। तो कहाँ पर लगाएंगे बिंदु, सिंपल है, अरे यहीं पर लगाएंगे, ये है यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहीं पर लगाएंगे, बात खत्म। उसमें क्या है, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे एक को नापिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आ रहा है, बस यहीं पर लगा दीजिए, यहाँ से इस बिंदु को यहाँ पर लगाइए, ठीक। दूसरा क्या है 0 और 2, 0 भुज और कोटि -2, तो नीचे इसके ठीक नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पर लगा दीजिए। ये हमारा 0 कोटि भुज यहीं पर हो जाएगा, कोटि हमारा यहीं पर आ जाएगा, तो हम यहीं पर लगा दे रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आता है वहीं पर लगाना है, ये नहीं कि इसके सामने ठीक यहाँ पर लगा देते, नहीं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर लगाया। -3 चलिए इसको रखते हैं। ये किधर आएगा जी, कौन सा चतुर्थांश होगा, ये तृतीय होगा, ठीक है ना। ये चतुर्थ था, ये तृतीय। -3 तो -3 ये रहा, एक -3 यहाँ पर रहा, ठीक है। इसको नाप लीजिए ऐसे इस एंगल से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं देख रहा हूँ ये ऊपर वाला जो है यहाँ पर आ रहा है और ये भी यहाँ आकर मिल रहा है, यानी कि यहाँ से ये ठीक और ये यहाँ से दोनों ठीक। अब इसको क्या कीजिए जी, एक रेखा खींच दीजिए ऐसे नाप कर, ऐसे हो गया आपका, ये आपका हो गया D जो आपके पास था 3 - 1, ये इसके सामने, और ये आपका था E 0,2 और ये आपका था F 3 - 3। तो ये रहा आपका पूरा ग्राफ का डिजाइन, ठीक है। आपसे मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं, ये थोड़ा भद्दा भी दिखाई देगा आपको, तो आप इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर हटा के सीधा यहाँ पे इसका नाम कर दीजिएगा, ये Q कर दीजिएगा, ठीक है बस, और इसका नाम P कर दीजिएगा, बात खत्म, बस PQ QP, बात खत्म। तो ऐसे करके आप ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बस ग्राफ आलेखित करने के लिए कहा गया था और हमने ग्राफ इसको आलेखित कर दिया जी। आप इसको देख सकते हैं इसमें बेहतरीन तरीके से, ठीक है। किताब में जो हमसे कहा गया हमने वो यहाँ पर कर दिखाया, ठीक है जी। बस ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, मैंने ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 पे देखते हैं, ठीक है। देखिए जी प्रश्न नंबर 2 पे जब हम आएंगे तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक पेपर बना रखा है इसी टाइप का, मैंने इसको टाइप भी कर रखा है। टाइप करने के पीछे रीजन क्या है ना, सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि ये देखिए पूरी की पूरी सीट भीज जा रही है। दूसरी चीज लिखने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, ग्राफ खींचे लाइन खींचे, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ एक वीडियो आप लोगों के लिए इतना लंबा मैंने किया है समझाने के लिए। बाकी सारी जो भी ग्राफ वाला जो वीडियो ये है सवाल है मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस मैं आपको समझाऊंगा और आप समझिएगा, और उसके आगे जितने टॉपिक होंगे उसको तो मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा आपसे पूरा वादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं जी। थोड़ी प्यास लगे थे, पानी वानी पी रहे थे। क्या कह रहा है देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम
अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, 2 किलो सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, यानी कि दोनों। आप सेव को मान लीजिए 100 रुपये, वाई को मान लीजिए माफ कीजिए अंगूर को मान लीजिए वाई रुपये, 160। एक महीने बाद दूसरा समीकरण बन रहा है, ये पहला हो गया x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, दूसरा हमारे पास 4 महीने बाद 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, यहाँ पे 4 किलो से और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 2, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि सीधी बात है ग्राफ में व्यक्त करना है। जब भी बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप कहे ना, सीधे ग्राफ में व्यक्त करना है, कुछ करना नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे वाला ये प्रश्न मुझे लगता है वही है, 2 नंबर देख लेते हैं जी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप हमारी भी मजबूरी समझिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। बहुत विस्तार से मैंने लिखा है ताकि आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि बनाने में वीडियो बहुत समय लगता है जी, काफ़ी ज़्यादा। और ये जून का महीने में गर्मी, मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस इतना देखिए कि 1200 फीट समुद्र का पानी अंदर गया है, तो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए क्या होता है। खैर चलिए प्रश्न पर देखते हैं। क्या लिखा है, माना 1 किलोग्राम सेव का क्रय मूल्य कितना था, हमने क्या माना 100 रुपया, यहाँ पे रुपये x। ठीक है जी, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। ठीक है, तब 2 किलो सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर कितना था, 160 रुपया। 160 रुपये दिया था ना, तो 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपये। क्योंकि 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है, तो 1 किलो अंगूर को इसके आगे 1 नहीं लिखा जाता है, हाइट रहता है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपया। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार क्या था, सेम क्या कह रहा था, 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 360 रुपये दिया है। ठीक है, 360 के 300 दिया है जी, 300। ठीक है, ये गलती से हो गया, ये 300। ठीक है, 300 तो 4 किलो तो 4x, 2 किलो 2x बराबर 300। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, इसको मैं छोटा कर लिया हूँ। ठीक है, छोटा होता तो छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, 2 से मैंने भाग दे दिया, 2 दूना 4, 2 1 2, और ये 150 दूना 150, मतलब 300 दूना 150, 150 दूना 300 होता है। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें बिंदु निकालना है ग्राफ पर रखने के लिए ना, तो वही कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए, मोबाइल में चार्ज लगा दे रहा हूँ, मोबाइल बैठ रहा है तो मैं पढ़ा दूंगा। देखिए समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 160, यहाँ से तो y बराबर y को मैंने 2x को मैंने इधर भेज दिया, तो किस में, प्लस में इधर है तो माइनस में, y बराबर क्या 160 रुपये। तो मैंने क्या किया, x का मान यहाँ पर मान लिया है, किसका, x का मान। ठीक है, अब इसमें छोटा नहीं मान सकते हैं आप, छोटा क्यों नहीं, अब छोटा मानोगे तो भाई बड़ा ही तो उत्तर आएगा ना। देखो यहाँ बड़ा माना है तो मैंने छोटा छोटा कितना छोटा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अंक इसका बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए समीकरण कितना बड़ा है, इसलिए। तो क्या माना, x बराबर 50 रुपये माना, तो ये देखिए 50 दूना 100, और 100 में से 160 जाए तो कितना बचेगा, 60। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो a बराबर x का मान 50, y का मान 60। x का मान 50 है, यहाँ x का मान 100 है, यहाँ x का मान 150 है, तो सिर्फ घटा देना है इसमें से, समझ रहे हैं ना। इसके पहले जिस तरह बनाया गया तो उसी तरह इसको भी बनाना है, इसमें डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये निकालना सबसे आसान है, आप क्लास 9th में ये बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए मैं समीकरण 2 से भी सेम मैंने वही किया है, यहाँ पर इसको माइनस रख के मैंने ग्राफ निकाल रखा है जी। ठीक है, चलिए अब ग्राफ आप समझ ही गए हैं ग्राफ कैसे रखते हैं, आप ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ए पर देखते हैं, प्रश्नावली होने से क्या है, ए पर ध्यान दीजिए, 50 और 60 है, 100 और 40, 50 और 60 किस में, प्लस में, तो प्लस में यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने 50 के बाद यहाँ पर ये 50 हो गया ऊपर वाला, पहले 50 है, पहले 50 है तो पहले 50 ये रहा। ठीक, और क्या है 50 और दूसरा 60 है, यानी कि भुज हमारा ये देखिए 50, ठीक है, और ये हमारा 60, दोनों ये बराबर 50 और 60। ठीक है, फिर क्या है 100 माइनस 40, 100 यहाँ देखिए 100 प्लस में माइनस 40 कोटि माइनस 40 है, तो प्लस में भुज हो गया, तो प्लस में यहाँ 100 लिख दिया मैंने, और भुज
हमारा माइनस में था तो माइनस में इधर 40। ठीक है जी। और क्या है हमारे पास 150, 140 माइनस में, तो 150 हमारा किस में है जी, 150 हमारा प्लस में है, तो 150 ये रहा प्लस में, इसको नाप लीजिए। मैं आपको नाप के दिखा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए 150 राइट और 140 ये रहा हमारा 140, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ बन गया। ग्राफ किसका है 2x प्लस वाई बराबर 160 का। उसी तरह सेम ये मैंने ग्राफ भी खींच दिया है DEF का, यहाँ पर देख रहे हैं आपको मिला होगा। तो उम्मीद होगी इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। ठीक है, आप एक बार इसको मैं नोट कर लीजिएगा जी, मैं आपको PDF भी इसका भेज दूंगा जी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दो रेल पटरिया समीकरण x प्लस 2y बराबर माफ कीजिए x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी किस में रखना है, ग्राफ में रखना है। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, आपको जानते हैं पहले क्या करना है, इसका तुलना कर लेना है। इसको पहले इधर भेज दीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा, फिर इसको भेज दीजिए माइनस से मान निकाल लीजिए। मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है। चलिए भैया समय व्यतीत ना करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से क्या है x प्लस 2y माइनस 4, मैंने 4 को प्लस माइनस में था इधर भेजा तो प्लस में हो गया जी। ये 2y को मैंने उधर भेज दिया, चाहे आप 2y को भेजिए चाहे किसी को। देखिए मैंने यहाँ पे x को उधर भेज दिया तो 4 माइनस एक्स, और यहाँ 2 हमेशा गुणा में होता है एक बार ज़्यादा। ये 2 जो 2 लिखा गया है ना, ये हमेशा गुणा में होता है। तो 2 कहाँ आ गया डिवाइड में, इधर आता है तो ये बराबर किधर आता है ना, डिवाइड में चला जाता है। तो y बराबर 4 माइनस एक्स बटा 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x बराबर 0 और 4 रखने पे, ठीक है 0 और 4 रखने पे। अब आपको एक डाउट होगा कि यहाँ पे मैंने 2 ही बिंदु क्यों निकालना। आप निकाल सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, मैक्सिमम 2 बिंदु निकालिएगा, 3 बिंदु निकालिएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मत निकालिएगा। ठीक है, चलिए बात देखिए x बराबर 0 रखने पे, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 2 से भाग 2 दूना 4, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए a बराबर 0 और y बराबर 2। पहले भुज को रखते हैं ना इसलिए, तो x बराबर 0 तो 0 हमारा भुज हो गया, y का मान 2। उसी तरह यहाँ भी देखिए फिर 4 रखा, किसका मान भुज का मान 4 रखा, तो y बराबर क्या मिल गया 0। ये हमारा पहला। दूसरा से मैंने सेम वही मेथड लगाया यहाँ पर y बराबर, और यहाँ पे 0 और 6 रख दिया मैंने, तो क्या मिला 0 3 6 और 0। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत उम्मीद होगी आपको नहीं होगी। अगर होगी तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ को प्रश्न भी समझाऊंगा जी। ये देखिए सिर्फ हाथ रखने से सर इतना बेच जा रहा है, देखिए पूरा गीला हो गया है पेपर ऊपर। तो आप मजा लगा सकते हैं सर गर्मी की। ठीक, ग्राफ मैंने खींच दिया है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कैसे रखना है। सबसे पहले ए बी देखिए यहाँ पर 0.2, यहाँ पर प्रश्न भी देखिए वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। ए और 2 भुज कोटि किसमें है प्लस में, चलिए प्लस में देखिए यहाँ पर 0। ठीक है, 2 ऊपर यहाँ तक है 0 2 प्लस में फिर 4 और 0 किसमें प्लस में करिए। इधर आइए 0 4 4, ये हमारा भुज 4 हो गया और कोटि 0, तो ये 0 आ गया। 0 का मान 0 4, तो यहाँ पर रखकर मैंने आर्क लगा के खींच दिया यहाँ पर देखिए। ठीक, फिर सेम ये प्रश्न डी और ये सी वाला भी और डी वाला भी, ये वाला माइनस को यहीं पर आर्क लगा के खींच दिया। यहाँ पर 0 3 देख रहे हैं जी और 6 0। तो उम्मीद होगी आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये जो रेखा होती है समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। इसी तरह प्रश्न आता है जी, और आगे इसी तरह प्रश्न मिलेगा आप लोगों को, है ना। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपए है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला है। सिर्फ ग्राफीय विधि से इसको निकालना बनाना भी, वहां बताना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कैसे होगा, बस वहां हमको बताना है। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ये देखिए प्रश्न नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम लोग और वीडियो और ज्यादा बनाते हैं जी। चलिए, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, एक कलम का मूल्य y मैंने मान लिया, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपये। 5 पेंसिल 5x, 7 कलम 7 क्या 50, समीकरण 1। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया, 7x 5, समीकरण 2। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लिया मैंने, किसका निकाला, x का, यानी कि x मतलब कहने का मतलब y बराबर ये सब मैंने मान को रखा है। ठीक है, कोई पूछेगा इसको कैसे पढ़ते हैं तो बोलिएगा y के पदों में ये सारे मान रखा गया, 50 में 50x बटा 7। ठीक है, इससे आप x भी निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा आप वो निकाल सकते हो, मैंने वही निकाला। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। 5x प्लस 7y, मैंने क्या किया 7y को उस पक्ष में भेज दिया है, यहाँ पर मैंने 5x को भेजा है, माफ कीजिएगा। तो 50 हो गया, 5x इसमें प्लस में, जिस अंक है कोई चीज नहीं वो प्लस में होता है, मैंने इसको इधर भेजा, किसमें हो गया माइनस में। अब मुझे तो यहाँ सिर्फ y का मान निकालना है, तो ये 7y गुणा में, तो मैंने 7y को इसमें भेज दिया, बराबर के इधर आता है तो भाग में चला आता है, तो y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7। अब मैं क्या करूंगा, माना x बराबर 10 और -4 रखने पर यहाँ x का स्थान तो मैंने तो कोई 2 नंबर रखा है। नंबर क्यों रखा है, मुझे इसका मान निकालना। मान हमें ये नंबर ही क्यों रखा मैंने, पता है क्यों, देखिए ध्यान से, ये चीज तो समझना है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है 50, अगर मैं छोटा नंबर लूंगा तो फिर समझ रहे ना ग्राफ कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके इसको छोटा बनाना है। यहाँ पे 10 रखा तो यहाँ पे देखिए 10 कितना हो जाएगा, 10 बच्चे 50 50 जीरो, साथ में जीरो का भाग क्या आएगा 0। यहाँ पे देखिए ए बराबर 10, वाई का मान क्या आ गया 40 0। ये कितना सिंपल है। फिर यहाँ मैंने क्या रखा -4, -4 क्यों रखा, देखिए यहाँ पर 5 जो के 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 में से 30 क्या कितना बचेगा, 20 में से 50 किया तो 30, अरे यार क्या हो गया, 5 जो कि 20 और 20 में से 50 किया, माफ कीजिए -4 है, यहाँ -4 है जी, तो ये -4 करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a -5 गुणे -4, तो ये हो जाएगा 5 के 20 प्लस 20 हो जाएगा, तो 50 20 70, 70 में 7 का भाग देंगे 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये किया गया है। तो a बराबर 10.0 और 10,0, b बराबर -4, 10। पुनः समीकरण 2 से भी मैंने वो किया है, यहाँ पर मैंने माना है 2 भुज को और कोटि बराबर -2 आया है, यहाँ भुज बराबर -2 और कोटि बराबर 12 आया है। मैंने इसको कहाँ रखा है, ग्राफ पे। ग्राफ पे रखने के बाद कैसे डिनोट करना है इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मान पूछा था कलम का और पेंसिल का कैसे निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ तक अतः समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कैसे रखा गया है, इस बात को समझिए। सबसे पहले हम ए को देखेंगे, ए हमारा ये रहा 10 और 0, 10 और 0, 10 प्लस में तो प्लस में 10 और 0 हमारा यहीं शुरू होगा, क्योंकि y हमारा 0, तो ये 0 मान सीधे 10 तक आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए का अर्क लगाया, फिर मैंने देखा बी को, बी कहाँ है हमारा, तो सबसे पहले भुज हमारी माइनस में है, तो ये हमारी माइनस की पॉइंट यहाँ पर आ गई, और मैंने देखा कोटि प्लस में है तो प्लस लगाया, तो मैंने एक अर्क खींच दिया ऐसे। फिर मैंने क्या किया, सी को, सी यहाँ पर देखिए भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है यहाँ पर, तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले प्लस में इसको यहाँ पर रखा और माइनस में ये 2, यहाँ 2 खींची, ये रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको मान रखते हुए, क्षमा कीजिए ये रहा, माफ कीजिएगा क्योंकि ये प्लस में है ना, तो यहाँ पर ये 8 और ये -2 यहाँ से ऐसे मेजर किया, इसके मदद से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, -2 और ये 8, ये पॉइंट सी हमारा हो गया जी। ठीक है, और डी पॉइंट कहाँ लगाएगा, तो -2, तो इधर -2 और 12, तो -2 इधर आता है जी, ये देखिए यहाँ इस 2 से ऊपर, इस 2 से सीधा, और ये 12 इस पर रख कर मैंने क्या किया, एक आर्क खींच दिया। अब बात आई कौन x का मान है, क्या पेंसिल और कलम का मूल्य, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सीधा एक बिंदु रेखा यहाँ पे कट रही है, और ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। यहाँ सीधे कटा, यहाँ पर कहाँ मिला, तो एक यहाँ 5 पे, दूसरा कहाँ मिला 3 पे। अब बात आती है कौन किसका हल है
कोई पूछेगा आपसे कि बताओ इसमें कौन पेंसिल का मूल्य है और कौन कलम का, तो कैसे बताएंगे? तो याद रखिएगा, इधर वाला पक्ष एक्स भुज होता है और ऊपर वाला कोटि होता है। तो भुज कितना है हमारे पास? 3। तो 3 हमारा किसका मान है? एक्स का। एक्स का क्या मान लेते हैं हम? पेंसिल, यानी कि 3 रुपया पेंसिल का दाम हो गया और ऊपर y बराबर 5, यानी कि 5 हमारा पेंसिल का मान हो गया। इधर सिर्फ माफ कीजिए कलमों का मूल्य हो गया। ठीक है, तो उम्मीद होगी आपको ये प्रश्न समझ में आई होगी। आई होप। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5। एक प्रश्न इसमें और भी है जी, चौथा में। देखिए क्या कह रहा है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, मान लेंगे जी, माना लड़कियों की संख्या x, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या y। ठीक है जी। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 10। ये आपका समग्र नंबर होगा। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए पुनः क्या दिया है, दूसरा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। दूसरा हमसे कह रहा है कि पुनः लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है ना। यहाँ पर देखिए, किताब पर ध्यान दीजिए, किताब पढ़ने ज्यादा ज्ञान मिलता है जी। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 अधिक है किस में लिखेंगे? तो लड़कों में लिखिए। किस में लिखेंगे? लड़कों में। तो लड़कियों, तो पूरा लड़कियों की संख्या बराबर यहाँ पर लिखिएगा लड़कों की संख्या। ऐसे लड़कियों की संख्या 4 अधिक लड़कों की संख्या। ठीक, कितना है? 4 अधिक। 4 अधिक मतलब y प्लस 4 और ये x। तो यहां क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार x बराबर y प्लस 4। ठीक है, जिसमें कहा जाता है उसी को उसमें लिखा जाता है। ठीक है ना, बराबर करने के बाद। चलिए अब देखिए, तो x एक इसमें है, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 4। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। समीकरण 1 से सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर इसमें विद्यार्थी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ध्यान समझिए कैसे किया मैंने। देखिए इसमें देखा क्या जाता है, इसको कहते हैं विलोपन विधि, लुप्त कर देना। ठीक है, कैसे? यहाँ देखिए, ये प्लस में वाई है, ये दोनों चर में से ना किसी एक चर को ना इस समीकरण से यानी कि दोनों में से किसी एक को विलुप्त कर दीजिए। विलुप्त का मतलब था हटा दीजिए। देखिए प्लस में है, ये किस में है? माइनस में। तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे। अगर यहाँ प्लस होता ना, तब मैं क्या करता? तो यहाँ घटाने पे कर देता। किससे? घटाने पे कर देता। लेकिन घटाने पे करता तो फिर ये दोनों कट जाता। तो आपको समीकरण ऐसा मिलेगा ना, एक जगह प्लस होगा, दूसरी जगह माइनस होगा, तो उसको उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको उसको सही करना पड़ेगा। आगे के जब प्रश्न हम बनाएंगे ना 3BC में, तो आप ये बात को समझ जाएंगे। अभी के लिए यहाँ देखिए ध्यान पर, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई बराबर 10 और ये क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर 4। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे साइन चेंज होता है।
मैंने यहाँ पे जोड़ने पे लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ के ये प्लस में है तो यहाँ अगर ये मैं माइनस करता हूँ तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस ही में रहेगा। जोड़ने पे क्या है, इसलिए इसका इसमें जोड़, इसमें इसका गुणा होता है, चिन्ह का इसमें गुणा होता है, ठीक है ना। चिन्ह का किसमें, नीचे वाले में गुणा होता है। यहाँ प्लस लिखा तो प्लस प्लस प्लस, और ये फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, एक्स मिलके 2x, और ये 10 4 14, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, यानी कि x बराबर 7। x बराबर क्या आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण अगर x बराबर 7 आ गया तो यहां से आप किसी भी समीकरण में रखकर आपके y का मान निकाल सकते हैं। आपकी इच्छा हो तब 1 में रखें या 2 में रखें। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, मैं रख रहा हूं x का, x बराबर क्या है 7, तो 7 प्लस y बराबर क्या हो गया 10, ये उधर चला जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, तो y बराबर 3, क्या हो गया 3। तो यहाँ पर लिखिएगा, अतः लड़कों की संख्या, ऐसे लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है, ठीक है जी। ये रहा आपका प्रश्न। तो चौथे का दूसरा तक हमने कर लिया जी। चलिए हम मिलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5।